Hello students, welcome everyone in Murthy's Physics Academy. In the last class, I told you that I will discuss about the force between two charged particles. If I kept here, and what will be the force if I change the magnitude of the charge? Clear? So today we'll discuss a very important topic of electrostatics, that is the Coulomb's law. Clear? Before going to the Coulomb's law, try to feel the Coulomb's law. फील करना जरूरी है. मान लीजिए ये दो चार्जेस है. अब जब सोच के बताइएगा, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ सामने लाने के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं सक रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं सक रहा हूँ. इसका मतलब इन दोनों में क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, एट्रैक्शन या रिपल्सन. फिर से देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ. इसका मतलब इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो अगर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे चार्ज कैसा है, यहाँ पे चार्ज कैसा है. इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा. यहाँ अगर नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यानी लाइक चार्जेस होना चाहिए. क्लियर? अब मैं बॉल का कलर चेंज करता हूँ. अब क्या हो गया, इन लोग आराम से आ रहा है, लेकिन मैं खींच कर दूर ले कोशिश कर रहा हूँ, फिर सामने आ रहा है, मैं खींच कर दूर कोशिश कर रहा हूँ. इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा, जब चार्जेस दोनों अलग अलग होंगे. जब ध्यान से देखिए, इसको कूलम्ब से कैसे रिप्रेजेंट किया था. मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2. तो इन दोनों चार्जेस को मैंने अलग अलग मान लिया, Q1 एंड Q2. ठीक है, ये दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर हो सकते हैं. जैसा मैंने दिखाया था कि अगर मान लीजिए दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, अगर दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, पॉजिटिव. अगर एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस. यानी कि अगर Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या, दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों या तो नेगेटिव है. तो इस तरह कैसे फोर्स रिपल्सिव होगा. अगर इफ Q1 and Q2 both one is positive and the other is negative, the product is less than 0, which means it is attractive in nature. तो कूलम्ब्स ने किस तरह से बताया था. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कह देता हूँ कि इट इज एन एयर. जो जब मैं एक्सपेरिमेंट आपके सामने कर रहा था, मैं हवा में कर रहा था इसको. तो मान लिया हवा में क्या होगा, ये जरा ध्यान से देखिए. कूलम्ब से बोला, सपोज Q1 and Q2 आर द टू चार्जेस एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r. उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, r. तो कूलम्ब ने बोला कि उनके बीच में जो फोर्स होगा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो क्या होगा, रिपल्सिव. ए इधर रिपेल करेगा, ए इधर रिपेल करेगा. लेकिन दोनों में अगर एक पॉजिटिव या नेगेटिव है तो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम डायरेक्शन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे. तो फिलहाल देखिए, कूलम्ब ने क्या बोला कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इसका कहने का मतलब क्या, अगर डिस्टेंस दूर होगा तो फोर्स भी कम होते जाएगा. इसको कैसे समझ सकते हैं. मान लीजिए ये दो पॉजिटिव चार्जेस है, दे विल रिपल. तो इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर. अब मान लीजिए ये दोनों रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 1 न्यूटन. अगर मैं 2 मीटर डिस्टेंस पे ले जाऊं तो इनका रिपल्सिव फोर्स कितना होगा. तो कूलम्ब ने डिस्कवर किया कि अगर यहाँ 1 न्यूटन होता है तो 2 मीटर में इनका जो फोर्स होगा रिपल्सन 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. तो इसी तरह से अगर मैं 3 मीटर लेता हूं 1/9 मीटर, जस्ट समझे जा रहा है. अगर 1 मीटर में होता है 1, 2 मीटर में 1/4, 3 मीटर में 1/9, 4 मीटर में 1/16. इसका मतलब क्या, जरा देखिए नीचे में जो नंबर है इट इज स्क्वायर. तो उसने बोला कि फोर्स इज नथिंग बट इट इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब हम जितने दूर जाएंगे फोर्स उतना डिक्रीज होगा. कैसा डिक्रीज होगा, 1/r² टाइम्स. मतलब अगर यहाँ पे 1 मीटर है, मान लीजिए फोर्स अगर 1 है, 2 मीटर में हाफ नहीं होगा, 1/4 टाइम डिक्रीज होगा. 3 मीटर में 1/9 टाइम डिक्रीज होगा. सो दिस वे इट विल डिक्रीजिंग. ठीक है,
तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को लिखता हूँ 1 and 2, इफ आई कंबाइन बोथ ऑफ इक्वेशन देन आई गेट F प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब हमें प्रोपोर्शन साइन को हटाना है, हमें इक्वल करना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे K। ध्यान दीजिएगा एक कांस्टेंट कैपिटल K नहीं है, स्मॉल k है, बिकॉज यू विल गेट वन मोर K in that is said to be dielectric constant. Don't confuse the dielectric constant and this one. This is a small k. बहुत सब में कैपिटल k लिखा है, एक्चुअली इट्स अ स्मॉल k। यहाँ पे जो स्मॉल k है उसे हम कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्लियर? इसका जो वैल्यू है 9 into 10⁹, ओके SI नोट में। अब k अगर यूनिट निकालना चाहते हो इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ लेके आइए। यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर k। नाउ इसका और एक वैल्यू भी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैंने तो यहाँ पे ये हवा के बीच में रखा था, अगर इसे मैं किसी मीडियम में रखता हूं तो तब कैसा बिहेव करेगा? क्या फोर्स ज्यादा है या कम होगा? देखिए, अगर मैं इन दोनों चार्ज के बीच में एक और चार्ज लेकर रखता हूं, जरा इमेजिन करिए, इन दोनों चार्ज के बीच में अगर मैं एक और चार्ज लेकर रखता हूं, इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के फोर्स में चेंजेस होगा, ऑब्वियस चेंजेस आएगा। अगर हम मीडियम रखते हैं इसका मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स में चेंज आएगा। सो दिस मीन्स जो कूलम फोर्स है नॉट ओनली डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, नॉट ओनली डिपेंड ऑन द 1/r स्क्वायर बट आल्सो डिपेंड ऑन द मीडियम। ठीक है, फिलहाल इस केस में हम लोग ने एयर लिया था, तो यहाँ पे जो k का वैल्यू है 1/4πε0। ये जो एप्सिलॉन है उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके, जिसका वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। जस्ट इस यूनिट को उल्टा कर दीजिए, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय n मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे पूरा एक्टिविटी एयर में होगा। अगर एयर में होगा तो 1/4πε0। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इट इज नॉट द E, इट इज द एप्सिलॉन। जरा देखिएगा, इट इज नॉट द E, इट इज एप्सिलॉन। ठीक है, तो एयर में कूलम्ब्स का फॉर्मूला कितना होगा? F air 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। क्या कूलम्ब्स तो सभी चार्ज में एप्लीकेबल है? तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बड़ा चार्ज लिया, लेकिन इतने बड़े चार्ज में कूलम्ब्स तो एप्लीकेबल नहीं होता है। इट्स नॉट होल्ड गुड्स। अगर छोटा चार्ज हो तो ज्यादा एप्लीकेबल होता है। छोटा मतलब कितना छोटा? अब जरा देखिए, ये हमारा एक एटॉमिक रेडियस है, मान लिया हाइड्रोजन एटम हो गया, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एटॉमिक रेडियस है इसका वैल्यू है 2.8 × 10⁻15। इस 10⁻15 को हम लोग फार्मी बुलाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं 1 फार्मी। ठीक है, 1 फार्मी इज नथिंग बट 10⁻15। सो मतलब इन दोनों का जो रेडियस है कितना है? 2.8 फार्मी। तो अगर इसका वैल्यू या तो R इतना हो, अगर इससे बड़ा हो तो दिस कूलम्स लॉ विल एप्लीकेबल मोर। साइज ऑफ द चार्ज, जो हम चार्ज ले रहे हैं, ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, इसका साइज कितना होगा? इसके साइज से अगर कम हो सो इट विल एक्ट वेरी गुड। सो इससे अगर कम हो तो हम उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कूलम्स लॉ होल्ड्स गुड इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज दे, छोटा चार्ज दे दे, छोटे चार्ज दे दे, तो उस केस में कूलम्स लॉ होल्ड्स गुड। ठीक है, अब हम क्या करें? पूरे दो चार्ज को, ये दो चार्ज मैंने बड़ा दिखाया, लेकिन इमेजिन कि जो छोटू चार्ज है, वो छोटा चार्ज है। ठीक है, इन दोनों चार्ज को मैंने एयर पर रखा था। अब इन दोनों चार्ज को उठा के एक मीडियम पे रखते हैं। मीडियम पानी भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर पानी में रखेंगे तो मान लीजिए पहले इनका जो फोर्स था एयर में 80 था, मान लीजिए इन दोनों का फोर्स बीच में 80 न्यूटन है। क्लियर? तो अब अगर पानी में रखता हूं, क्या इनके बीच में फोर्स कम होगा या डिक्रीज होगा? ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में फोर्स, पहला ऑप्शन है मोर देन 80 होगा, दूसरा ऑप्शन है लेस देन 80 होगा, तीसरा ऑप्शन है या 80 होगा। जरा सोच के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, अब यहां पे एक्चुअली होता क्या है? अगर मैं इन दोनों चार्ज को लेके आऊं तो होगा क्या, इसको डिटेल में पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर देते हैं कि ये छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है,
इसको लिख लिया आप सब ने, ठीक है, आपकी कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। अब मैं जैसे इसको मीडियम पे रखूंगा, तो मैंने पहले बताया था कूलम्स तक 3 चीजों पर डिपेंड करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, ओके, चार्ज के साइन क्या है, डिस्टेंस कितना है, और मीडियम पे। यहाँ पे मीडियम चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा एफ मीडियम, एम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मतलब एयर हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब मीडियम हो गया। तो इस एप्सिलॉन को बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे जो वर्ड है परमिटिविटी, इसका मतलब मत सोचिएगा परमिट, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मीनिंग कुछ और है। जरा देखिए एक्चुअली होता क्या है। अगर ए वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी एक मीडियम हो, सो नॉर्मली उसके एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे और एक सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे, क्लियर। अब होगा क्या कि अगर मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंडक्शन होगा, जिसका वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका अलाइनमेंट इस साइड हो जाएगा और पॉजिटिव का इस साइड हो जाएगा। फॉर टाइमिंग में दूसरे चार्ज को देखता नहीं हूं, फिलहाल Q1 को मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूं, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक Q1 चार्ज के चारों ओर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गए। देखिए मैं पॉजिटिव को ड्रॉ नहीं करता, पॉजिटिव बाहर साइड में, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गए। अब इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, पहले देखिए इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता था, ए पॉजिटिव है तो मतलब इनके नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इस साइड में देयर विल बी मोर नेगेटिव कंपेयर्ड टू दिस साइड, सो दिस मींस नाउ दिस नेगेटिव इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव, दिस नेगेटिव इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव। हुआ क्या कि जो पहले रिपल्सन करता था, ओके, उनका रिपल्सन का फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये डिक्रीज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एयर में जो कूलम फोर्स होगा, हम जैसे किसी मीडियम पे रखेंगे उसका फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कितना डिक्रीज होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहां पे इसे इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, इसका इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करता हूं, आफ्टर डिवाइडिंग दैट इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन we'll get a E by E naught, okay, sorry, epsilon by epsilon naught। इस ये जो रेशियो है उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पे जो K है इट इज अ कैपिटल K, दैट K इज अ स्मॉल K, ठीक है। यहां पे सेम नाम है, इसका मतलब रामू श्याम हम बोल सकते हैं, तो एक का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, दूसरा का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हवा में फोर्स ज्यादा होगा, यहां पे फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो किसी भी हालत में अगर एफ एयर लिख रहा हूं मैं और एफ मीडियम लिख रहा हूं, तो एयर में फोर्स ज्यादा होगा। अगर एयर में फोर्स अगर 1 है तो नीचे वाला 1 से कम होगा, सपोज 0.9 हो गया। अगर ऊपर सपोज मान लीजिए 100 हो गया तो ये 100 से कम होगा, 99.9 भी हो सकता है। तो किसी भी हालत में इफ यू दिस रिजल्ट विल बी, ये जो रिजल्ट आपको मिलेगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट इज ऑलवेज ग्रेटर, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 अगर हो गया तो दोनों इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर ये ज्यादा हो रहा है इसका मतलब K का वैल्यू क्या है, दिस K वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो K का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अगर K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो दिस मींस F एयर इज मोर देन F मीडियम, ठीक है। तो इट इज फाउंड दैट अगर मैं यहां पे 80 रखता हूं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 या सॉरी वाटर 80 या 81, किसी बुक में 81 लिखा, किसी बुक में 80 लिखा, फॉर टाइमिंग इट इज 81, बट आई एम कंसीडर 80 फॉर माय कन्वीनियंस। तो अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि फोर्स बिटवीन एयर एंड मीडियम, इनका जो रेशियो है कितना है 80, और एक्चुअल में क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है देखिए। तो अगर मैं यहां पे 80 लिखता हूं, मतलब F एयर बाय F मीडियम जिस K, अगर मैं यहां पे 80 लिखता हूं तो ध्यान रखिए कि मैंने बताया था कि मान लीजिए फोर्स अगर इन दोनों के बीच में 80 है इनिशियली, अगर मैं F एयर की जगह पे 80 लिखता हूं और F मीडियम हो गया,
equal to 80. So 80 by 80 is equal to Fm. The F medium is equal to 1. मीनिंग ए हुआ कि अगर यहां पे फोर्स है 80, तो जैसे मैं इसको वाटर में रखूंगा, इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना बन जाएगा? 1 न्यूटन. मीन्स इट विल डिक्रीज बाय 81 फैक्टर. इतना फैक्टर कम हो जाएगा. जरा देखिए इसको, एफ एयर बाय के इज इक्वल टू एफ मीडियम. तो हमारा के का वैल्यू कितना है? इट इज नथिंग बट द इट इज 80. अगर मैं 80 लिखता हूं दिस मच, तो कहने का मतलब क्या है? जब भी मैं कोई डायरेक्टली कांस्टेंट का वैल्यू लिखता हूं, मान लीजिए 80, तो ये क्या बता रहा है कि उस मीडियम में कंपेयर टू द एयर कितना फोर्स डिक्रीज हो गया? 80 टाइम्स डिक्रीज हो गया. अगर मैं डायरेक्टली कांस्टेंट मान लीजिए मैं 100 लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? उस मीडियम में फोर्स क्या होगा? एयर का कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया. गॉट द आइडिया? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी अगर ज्यादा हुआ, उस मीडियम में फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा. दिस मीन्स कूलम्ब फोर्स इज डिपेंड ऑन मीडियम. क्लियर? आई थिंक दिस थिंग्स आर क्लियर. सो इस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम्ब फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड डिसाइड किया था. हमने इसका वेक्टर फॉर्म डिसाइड नहीं किया, मतलब किस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई होगा, इधर अप्लाई होगा इधर अप्लाई होगा, मैं देखा नहीं था. तो हमने ये समझा कि कूलम्ब्स लॉ डिपेंड्स ऑन द टू चार्जेस, पर्टिकुलर टू चार्जेस, एंड स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इट आल्सो डिपेंड ऑन द मीडियम. जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.